चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, है ना, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होती क्या चीज़ है। फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या होता है, इनके बारे में ये पढ़ाई है। जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 CO2। पर वो छोटे थे तब पढ़ते थे, अब बड़े हो गए हैं तो याद रखो कोई भी रिएक्शन होता है तो फर्स्ट स्टेप होता होगा तो कैसा होता होगा, C+O CO बन जाता होगा और उसके बाद फिर वो CO+O मिलके CO2 बन जाता है। मतलब जो पहला स्टेप होता है वो बहुत ही फास्ट होता है कि C+CO कैसे बना वो हमें पता ही नहीं लगता, इतना फास्ट होता है। तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो CO+O CO2 जो स्टेप बनता है वो स्लो रिएक्शन होता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो बहुत फास्ट होता है और दूसरा वाला होता है तो बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कौन डिसाइड करता है, स्लो वाला स्टेप, क्योंकि स्लो वाला स्टेप को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो रिएक्शन फास्ट हो गया है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। वहां से दिख रहा है बेटा, इस साइड आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल होता है, 12th 11th क्लास में भी किया था तुमने, केमिस्ट्री में आया था रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। बहुत ही सिंपल होता है, देखो जैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें बहुत ही जल्दी। मान लो कोई भी अगर मैं बोलता हूँ कि अगर A 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B रिएक्ट होके बना रहे हैं 5 मोल ऑफ C प्लस 4 मोल ऑफ D, और मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो याद रखो कि कभी भी जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो अगर मेरा रिएक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और जो राइट हैंड साइड है उसको प्रोडक्ट। तो जितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट बनते जाएगा तो मतलब क्या है, मेरा रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, लेकिन साथ साथ में प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते जाएगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो दोनों का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली होता है एक तरह से, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, इन्वर्स होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो रिएक्टेंट साइड होता है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स हम क्या लिखते हैं, रेट के बारे में हमने बात की। तो रेट मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पावर का डेफिनेशन बोलते थे, क्या बोलते थे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर हम पावर का डेफिनेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, वर्क अपॉन टाइम लिख देते थे, है ना। तो अगर इसमें क्या होता है केमिस्ट्री में, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो जितना नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, A है तो DA अपॉन DT, और रिएक्टेंट साइड है और रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए साइन हम माइनस का लगा देते हैं। ये 3 मोल ऑफ B था तो -3 मोल है तो 1/3 DB अपॉन DT, और प्रोडक्ट क्या है, बढ़ते जा रहा है तो वो माइनस में नहीं होता, उसका साइन प्लस में रहेगा। तो फिर हम क्या बोल देंगे, 1/5 DC अपॉन DT। 4th ऑफ D है तो इसका मतलब 1/4 DD अपॉन DT। तो ये लिखने का तरीका या मेथड होता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जो रिएक्टेंट साइड होगा उसके पहले माइनस लगा दोगे और जो प्रोडक्ट वाला चीज़ होगा उसके साथ हमेशा प्लस का साइन ही रखोगे, ठीक है। सीख गए कैसे लिखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स जो होता है, ऊपर जो था DA, तो DA क्या है, कंसंट्रेशन है। तो ऊपर क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है पता होना चाहिए, मोल्स पर लीटर, और नीचे क्या था, टाइम था। तो टाइम किस में नापते हैं, सेकेंड्स में। तो मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड जब करोगे तो मोल्स पर लीटर और नीचे सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, नीचे पावर 1 है, रेसिप्रोकल है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रेट का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करें तो एवरेज रेट क्या होता है, चेंज कितना कंसंट्रेशन में हुआ है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन,
या डेल्टा सी या डेल्टा एक्स से भी डिनोट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इंटरवल, डेल्टा टी मतलब वही फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसीलिए जो है हम एवरेज अगर रिएक्शन निकालना है तो जितने भी रिएक्शन हो रहा है सभी का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ उसमें डिफरेंस ऊपर ले लेते हैं, और किस टाइम में हुआ, 2 घंटे से 4 घंटे में हुआ तो 4 - 2 2 ले लिया, तो डिफरेंस इन टाइम नीचे रखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकल जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड है बड़ा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही जो साइन जो डेल्टा का ट्रायंगल से डिनोट किया था, इसमें बस dx लिख दिया जाता है और कुछ नहीं, जो मैंने अभी लिखा ही था वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था एकदम। और ये माइनस और प्लस से क्या है इसका मतलब समझ में आ गया होगा सबको। रिएक्टेंट साइड वाला जो है उसके पहले माइनस का साइन लगा देते हैं, और जो प्रोडक्ट वाला है उसके साथ प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि नहीं भी लगा रहे तो उसका मतलब क्या है कि वो किस में है, प्लस में ही है प्रोडक्ट वाला साइड। ठीक है, अब जैसे ये था N2 + 3H2 2NH3 बन जा रहा है, बैलेंस कर दिया गया है। तो बैलेंस जब कर दिया गया है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। रिएक्टेंट वाला साइड जो था माइनस में लगा दिया, रिएक्टेंट वाला dN2/dt, फिर इज इक्वल टू, उसके बाद फिर हाइड्रोजन का 3 मोल था तो 1/3 dH2/dt, साइन माइनस से क्यों लगाए समझ में आ गया। और फिर प्रोडक्ट जो है वो 2 मोल है तो इसका मतलब 1/2 dNH3/dt। तो ये तरीका होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग और वाजे इसने दिया था 1867 में लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका सिर्फ इक्वेशन याद रखोगे तो आराम से डेफिनेशन याद हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या किया है, जैसे A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B मिलके कुछ प्रोडक्ट बन गया, तो इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, जितना दिया हुआ है कंसेंट्रेशन और वो जितना नंबर ऑफ मोल्स था वो उसका पावर रेज्ड कर दिया जाता है, और फिर दूसरा वाले को मल्टीप्लाई। तो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा वाला का कंसेंट्रेशन और जितना नंबर ऑफ मोल्स था उसको रेज कर दिया गया है उसके पावर में, है ना। तो रेट क्या हो गया, k A का पावर A इंटू B का पावर P। और यही लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहता है। अगर ध्यान से देखो इसका डेफिनेशन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या है डेफिनेशन, कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये है रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट था A और B, इनका मोलार प्रोडक्ट मतलब 1 मोलर A ले लिया, 1 मोलर B ले लिया, उन दोनों को क्या कर दिया गया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसको रेज कर दिया गया। कि क्या रेज कर दिया गया, पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो, तो जितना अगर 2 नंबर ऑफ मोल्स होगा तो उसका पावर कितना हो जाएगा 2। अगर 3 मोल्स ऑफ वो चीज है तो उसका पावर कितना हो जाएगा 3। उसी को इंग्लिश में बोल देते हैं कि उनको रेज कर दिया जाता है टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन अक्सर पेपर में आ जाता है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें 2 रेट ऑफ रिएक्शन या 3 या 4 रेट ऑफ रिएक्शन दे देंगे और उसमें ऊपर पावर नहीं दिया होगा, डिवाइड करके हमें निकालना होगा। वो खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा कि पहले इक्वेशन को डिवाइड सेकंड करें, कि पहले इक्वेशन को डिवाइड फोर्थ इक्वेशन करें, कि सेकंड वाला इक्वेशन डिवाइड थर्ड करें। तो बस वहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा मैथमेटिक्स की ज़रूरत है और हल्का सा पावर की इंफॉर्मेशन। पावर की इंफॉर्मेशन क्या तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं दे देता हूँ, तुम कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेट करते करते अगर तुम्हारा आ गया 2 का पावर x इज इक्वल टू 64 है, सपोज डिवाइड करते समय ये मिला मुझे, और मुझे तो x का वैल्यू निकालना है। तो 2 का पावर x है, तो मेथड क्या होता है, ये इसमें भी हमें बेस सेम करना पड़ता है। तो अब खुद दिमाग लगाओगे तो 2 का पावर कितना दें कि 64 आ जाएगा, 6। 2 का पावर 6 है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 64 आ जाएगा। तो बेस सेम हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। बस ये वाला चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए।
और अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। दुनिया में कोई सा भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर कोई बोलता है मान लो 3 का पावर 2x आ गया कैलकुलेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, तो उसके बाद और यहाँ पे तुम्हारा जो है वो 27 है और x का वैल्यू निकालना है, तो 3 का पावर तो 2x है, तो बेस भी मुझे सेम करना है, तो 3 का पावर ही कुछ देंगे तो 27 हो जाएगा। कितना देंगे 3, तो 2x को फिर जब मेरा बेस सेम हो गया तो अब पावर को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1.5 या 3/2, एक ही बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो पावर्स की सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए कि अगर x का पावर m है इंटू x का पावर n है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बचपन वाला मैथमेटिक्स, 7th क्लास वाला, 8th क्लास वाला, 9th क्लास वाला और 10th क्लास वाला। ठीक है, और अगर x का पावर m है डिवाइड x का पावर n है, अगर डिवाइड हो रहा होगा तब पावर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस। ये फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ये थर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए, और बेस को कैसे कंपेयर किया जाता है ताकि जो भी ऊपर पावर में आएगा उसकी वैल्यू को निकाला जा सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल इक्वेशंस होता है। ये फ्री का नंबर है, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े से लगेंगे बट इन एक्चुअली इट इज़ वेरी शॉर्ट। वही 4 इक्वेशन होंगे, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर रहे हो, सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं मिल रहा, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहला इक्वेशन डिवाइड करो, थर्ड इक्वेशन कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करो, फोर्थ इक्वेशन नहीं मिल रहा, सेकंड इक्वेशन डिवाइड करो, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन डिवाइड करो, फोर्थ इक्वेशन, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा 100%। इतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन है जो तुम कर सकते हो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ गया। अब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ये के वाला, ये छोटा वाला जो के आया था, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट यूज हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है, या इसी को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तीनों का मतलब सेम है। क्या है तो तीनों का मतलब, छोटा वाला के, तो छोटा वाला के का मतलब क्या है, या तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मान लो कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी में बन गया, ए से बी बन गया, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वो प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट वाले साइड वाले के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट वाला साइड क्या था ए, इसलिए प्रोपोर्शनल टू ए दे दिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट चाहिए था तो उसकी जगह किसको डाल दिया, के डाल दिया। ठीक है, तो रेट हो गया के। उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर उसी को इक्वेशन बोलते हैं। तो ए नंबर ऑफ ए प्लस बी नंबर ऑफ बी जब कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाया और इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, लिखो, लिख लोगे। दोनों को क्या करना है, रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई और जितना जितना नंबर वो मोल्स है उसको रेज कर दोगे उसके पावर में। ठीक है, उसके बाद डिराइव कैसे करते हैं, जैसे ऊपर पावर ए था, ए की जगह अल्फा लिख दिया, उसके ऊपर पावर बी लिखते तो उसकी जगह बीटा लिख दिया। अब ये एक इक्वेशन हो गया और एक दूसरा इक्वेशन ए और बी वाला है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ जो है ऊपर बस ए और बी की जगह अल्फा बीटा लिख देते हैं, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन ऊपर ए और बी ही रहने देते हैं। दोनों सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, सिंबल का डिफरेंस है। जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन ए और बी ऊपर पावर रेज किया जाता था, तो रेट लॉ में सिर्फ अल्फा और बीटा डिनोट कर दिया जाता है ए और बी की जगह पे। ठीक है, डिफरेंस क्या है रेट कांस्टेंट में और रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी आर, वो चेंज इन कंसंट्रेशन है, किसका किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रेट लॉ इक्वेशन में, यानी जो कि किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस के ही इक्वल होता है अगर मोलार कंसंट्रेशन दोनों ही रिएक्टेंट का यूनिटी लिया जाए। इतना बड़ा इंग्लिश में स्टेटमेंट दे दिया है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट जो है मेरा रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 ले लूँ मैं, तब। ये मतलब है इसका, नीचे इंग्लिश में इतने
बड़ा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये 1 अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा रेट किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट मेरा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। तो उसका कंडीशन क्या होता है, जब हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं रिएक्टेंट का, वो उसका कंसंट्रेशन कितना ले लें, 1 मोलर, तो 1 मोलर ले लेंगे तो मेरा रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर हो जाएगा, दोनों सेम। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है ये के का वैल्यू डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। देखेंगे अभी ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि आगे आएगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर का यूनिट तो हमें पता ही है, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और के का डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता कुछ नहीं है, इसको तुम बचपन में तुमने मैथ्स की क्लास में पढ़ा है, किस नाम से, डिग्री के नाम से। डिग्री क्या पढ़ते थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे या कुछ भी पढ़ते थे, पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन, तो डिग्री वो होता था हाईएस्ट पावर। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद दिला देता हूँ तो फिर ज़्यादा याद आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है ये चीज़। मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 2x का पावर क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 3x है, थोड़ा मैथ्स में घुस गया मैं। अब मैं तुमसे बोलूँगा कि डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि x क्यूब y स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3xy, अब मैं बोलूँगा इसमें तुम डिग्री निकालो, तो इसमें डिग्री कैसे निकालोगे, देखो x का पावर 1, y का पावर 1, अलग अलग वेरिएबल हो गया ना, 2 वेरिएबल्स में अगर तुम्हें मिल गया है तो 1 + 1 2, फिर यहाँ y का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो 1 + 2 3, और यहाँ x का पावर 3 है, y का पावर 2 है, तो 3 + 2, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 5, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती थी 5। इसी को अब केमिस्ट्री के टर्म्स में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किस नाम से पढ़ेंगे, ऑर्डर। इसी चीज़ को हम जो मैथ्स में हमने डिग्री के नाम से पढ़ा, केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो उसी को बोल दिया जाता है ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखो ए नंबर ऑफ ए प्लस बी नंबर ऑफ बी प्लस सी नंबर ऑफ सी कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बन रहा था, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते तो कैसे लिखते, ए का पावर कुछ भी है, बी का पावर कुछ भी है, सी का पावर कुछ भी है, तो ए बी सी की जगह पी क्यू आर दे दिया है ना, इसकी जगह तुम अल्फा बीटा गामा भी ले सकते थे, और अगर ए बी और सी लिखते हैं वो भी ले सकते थे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंगली हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के, और ये क्या हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली कुछ अलग अलग ले लेते हैं। और फिर अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जैसे डिग्री निकाला जाता था, जो हाईएस्ट पावर है उन सबको ऐड कर दिया जाता था, तो इसमें भी तो सिर्फ अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों को क्या कर देंगे ऐड, P + Q + R, जो पावर है उन सबको ऐड करके हम क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मान लो टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या हो गया, एक ही चीज़ है, गर्म किया टूट गया, 2 चीज़ों में है ना। अब 2 चीज़ों में अगर इसका मैं बोलूँगा कि रेट लिखो, तो रेट कैसे लिखोगे, एक तो K लिखोगे, उसके बाद NH3 का पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, रेट कभी भी ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो ऊपर 0 है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दूंगा ताकि जो है पूरा रिएक्शन नहीं भी हो तब भी इजीली निकाल लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन था मतलब एक स्टेप का रिएक्शन, ठीक है, तो एक स्टेप का रिएक्शन था, तो नंबर ऑफ मोल्स था नहीं कुछ, तो ऊपर पावर कितना दे देंगे 0 दे देंगे, तो फिर ये क्या हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह H2Cl2 का निकालना होता, तो रेट क्या होता है, H2 का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 0, Cl2 का कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए फिर वो क्या हो जाता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। अब अगर बात करें हम
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें जितना भी ऊपर पावर है P प्लस क्यू प्लस आर, जितना भी पावर होगा सबको जोड़ के कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर ऊपर वाले सभी चीज़ों को जोड़ के अगर 0 मिल रहा है तो 0 ऑर्डर, सबको जोड़ के अगर 1 मिल रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, सबको जोड़ के अगर 2 मिल रहा है तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन हुआ, अब इसमें क्या लिखा गया, K N2O5 के ऊपर पावर 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ तो 1 लिखा गया, यहाँ पे 0 क्यों लिखा गया है ना। 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ गैसेज होता तब ये नंबर ऑफ मोल्स देता, सॉलिड है तो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं देगा, तो 0 देगा। तो स्टेट ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है वो चीज़। ठीक है, तो सिर्फ गैसेज वाला जो है वही नंबर ऑफ मोल्स देगा, सॉलिड वाला नहीं देगा। ओके, और ना ही लिक्विड वाला देगा। तो इसमें देखो गैसेज था, इसमें गैसेज था, तो इसलिए जो है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसलिए उसका पावर कितना ले लिया गया, 1। ठीक है, उसी तरह दूसरा वाला भी जो है सिर्फ गैसेज था, तो इसलिए इसका भी क्या ले लिया गया, 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस देखो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में तीनों को जोड़ के वैल्यू कितना मिलना चाहिए, n का वैल्यू मतलब 2 मिलना चाहिए। अब जैसे ये रिएक्शन हुआ, तो इसमें अगर तुम इस रिएक्टेंट का पावर देना है तो कितना दोगे, 2 मोल्स ऑफ NO2 है, तो इसलिए पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर पावर 2 आ गया, इसका मतलब कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसी तरह अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात, और ये इसमें भी यही सेम है ना, HI का कितना है, कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 2 है, तो उसको रेस कर दिया गया उसके पावर 2 में, तो इसलिए वो 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, P जितना पावर है उन सबको जोड़ के कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है तो O2 के ऊपर 1 है और NO के ऊपर 2 है, तो 2 मोल्स ऑफ NO है ना, तो NO के ऊपर 2 और ऑक्सीजन 1 मोल है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 1, अब पावर ऊपर ऐड करो, 2 + 1 3, तो इसलिए उसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कोई भी एक एग्जांपल ले लोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कि तीनों को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। कोई भी फ्रैक्शन सभी को पता है क्या होता है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो इसी तरह एक रिएक्शन दे दिया H2Br2, तो इसमें जो है रिएक्शन जो है H2 वाला जो है वो 1 है और Br2 वाला हाफ है, तो इसीलिए, और कैसे है हाफ, क्योंकि बैलेंस जब करोगे इसको, तो बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, H2 हो गया और इसको हाफ लगा दो, तो हाफ इंटू Br2, तो कटेगा तो एक Br आ गया ना, तो एक Br, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसलिए इसका पावर 1 था तो 1 दे दिया, और इसका हाफ था तो इसलिए हाफ दे दिया। 1 + 1/2 कितना हो जाता है, 3/2, तो 3/2 फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की जरूरत नहीं है, कोई नहीं देगा कॉम्प्लेक्स इसमें, तुम्हें बस सिंपल रिएक्शन देंगे, या तो 0 ऑर्डर, या तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसी के बारे में बात होगी इससे पूरे चैप्टर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, वही रिएक्शन जो तुमको बताया था कि रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप्स में होता है। पहला वाला स्टेप कैसा था, स्लो, और दूसरा वाला स्टेप कैसा था, फास्ट, है ना। दूसरा वाला फास्ट था, तो दूसरा वाला फास्ट होने के कारण क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा उठाएंगे, स्लो वाला। ठीक है, तो स्लो वाला उठाएंगे, फास्ट वाला हमें कोई रिएक्शन नहीं देता, तो उसके हिसाब से हम उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखने में तो लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, देखने में तो लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट। तो स्यूडो ऑर्डर भी कोई नहीं पूछेगा। अब ये फॉर्मूला लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का ये मेथड होता है। अगर के का वैल्यू पूछ रहे हैं, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो ये फॉर्मूला लिख लो। मोल्स पर लीटर का ऊपर पावर कितना हो जाता है, 1/n, और s का पावर -1। अब अगर मैं तुमसे बोलता 0 ऑर्डर रिएक्शन का में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाता है, 0 ऑर्डर है, n की जगह 0 डाल दो,
1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो पूरा यूनिट क्या होता है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, यही तो आता था के का। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 का वैल्यू क्या, n का वैल्यू क्या डाल दोगे 1 डाल दोगे, तो 1 माइनस 1 0, सर पूरे का पावर 0 आ गया, मतलब ये 1 हो गया, तो सिर्फ कितना बच जाएगा s का पावर -1। लाइकवाइज अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में k का अगर यूनिट पूछ रहे हैं तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम किसी का भी कभी भी k का यूनिट पूछेंगे तो बता सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ किसका, रेट कांस्टेंट का या वेलोसिटी कांस्टेंट का, या एक और जो कांस्टेंट बताया था उसका, मतलब 3, हाँ स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट का। ठीक है, तो किसी का भी यूनिट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें बाय बैठ के रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए ध्यान से देखो, बस जहाँ जहाँ मोल्स पर लीटर था उसकी जगह किसको डाल देते हैं एटमॉस्फेयर को। कब, अगर हमारा गैसियस रिएक्शन है तब, तो गैसियस ये भी यूनिट है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ मोल्स पर लीटर जहाँ पे है वहाँ उस जगह पे क्या आ जाएगा एटमॉस्फेयर आ जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। किस केस में, गैसियस रिएक्शंस के लिए। ठीक है, सेम है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सभी के लिए सेम है, बस जहाँ जहाँ मोल्स पर लीटर था उसकी जगह पे क्या लिख दिया गया है एटमॉस्फेयर, नथिंग मोर देन दैट। और ये डेरिवेशन है जो आएगा नहीं, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, कि अगर मान लो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तब k का वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है 2.303 अपॉन t लॉग, ऊपर क्या है a मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, डिवाइड नीचे a माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा कोई भी रिएक्शन है 30% कंप्लीट हो रहा है, 13% वेस्ट हो गया, तो 30% वेस्ट हो गया, तो दो फार्मूला होता है, या तो मैं ऊपर a लिख रहा हूँ तो नीचे b लिख देता, जैसे बड़े क्लासेस में चले जाओगे तो सेम यही फॉर्मूला होता है, ऊपर a नीचे अपॉन b लिख देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, 2.303 अपॉन t लॉग a मतलब 100%, स्टार्टिंग में तो कोई भी रिएक्शन 100% होगा, मैं बोल रहा हूँ 30% यूज हो गया, यूज हो गया तो क्या करेंगे 100 में से 30 माइनस कर देते हैं, तो क्या बचा 70%, तो जो बच जाता है उसको नीचे b से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर a माइनस एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि जो बोल रहा है जो रिएक्शन है वो उतना कंप्लीट हो गया वो बोल रहा है कि उतना खर्च हो गया वो बोल रहा है। खर्च हो गया तो टोटल में से खर्च वाले को माइनस करके जितना बच गया वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है हमेशा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 30% रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया तो 30% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 70% बचा, तो नीचे 70 आ जाएगा, ऊपर 100 नीचे 70, फिर लॉग 100 अपॉन लॉग 70 है तो 0 कट गया, तो फिर क्या बच गया log 10 अपॉन 7, तो log a अपॉन b का फॉर्मूला जो लिखवाया था वो याद होना चाहिए, log a माइनस log b। लॉग टेबल में देखो log 10 का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस log b मतलब log 7 का वैल्यू देखो कितना है, आई थिंक 0.8 समथिंग आएगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो 0.2। तो विदाउट लॉग टेबल भी निकाल सकते हो अगर क्लासेस अटेंड किया है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का। तब मैंने दोनों चीज़ें सिखाई हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स का भी और नेगेटिव वाले नंबर्स का भी। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों। अगर वो आता है फिर तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादातर नंबर्स तुमको फ्रेंडली मिलेंगे, log 10, log 100, log 10 का पावर -1, log 10 का पावर -2, वैसे भी आ गया दूसरे तरीके से भी तो भी तुमको आना चाहिए उन क्वेश्चंस को हैंडल करना कि भाई 2.1 आ गया है उसका लॉगरिथम देखना है तो सिंगल डिजिट है तो 1 - 1 0, तो 0.21 का 0 पे देख लोगे कितना वैल्यू लिख दोगे, हो गया सिंपल। अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ये दोनों में कंसेप्ट आता है, तुम्हारे फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस में से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, लेकिन एक में है तो पढ़ लो क्या है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला सेम यही रहता है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब हाफ हो गया तो नीचे x की जगह क्या लिख दोगे a/2, 50% मतलब a/2 हो गया,
ए में से माइनस करो a/2, कितना हो जाएगा a/2, ए में से माइनस किया a/2 तो कितना बच जाएगा a/2, नीचे a है ऊपर a है, कट गया तो ऊपर चले गया, log 2 का वैल्यू 0.30 समथिंग आ जाता है। उसको सॉल्व जब किया जाता है तो k का वैल्यू इतना आ जाता है 0.693 अपॉन t हाफ, ठीक है। तो k का वैल्यू आता है 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम, उसका वैल्यू आता है 0.693 अपॉन k। तो इसको यूज करके हम हाफ लाइफ टाइम निकाल लेते हैं। और अगर यही फिजिक्स में बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहता है, बस जहाँ नीचे k लिखा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लैम्डा लिख दिया जाता है, ठीक है, 0.693 अपॉन लैम्डा। बाकी सब सेम रहता है कि log a ऊपर और नीचे a माइनस एक्स मतलब कितना रिएक्शन यूज्ड अप हो गया, तो उसको हम टोटल वाले में से माइनस कर देते हैं। तो नीचे किसको लिया जाता है हमेशा, कितना बच गया। तो बच गया कैसे ढूंढेंगे, टोटल में से जितना यूज हो गया उसको माइनस करके हम बच गया वाले को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, अगर खोल के चेक करोगे तो, ओके। उसके बाद बात करते हैं बेटा मॉलिक्युलैरिटी के बारे में, है ना। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग रिएक्टेंट्स का जो कि उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी यानी देखो कितने तरह के होते हैं, एक हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक हो गया बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक हो गया ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चेक करो, H2O2 कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल, कुछ नहीं है मतलब 1 मोल, तो 1 मोल है इसलिए उसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरे वाले में चेक करो 2 मोल, तो 2 मोल उठा लिया तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तीसरे वाले में चेक करो 2 SO2 का है मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का है, तो 2 + 1 3, तो इसलिए जिसमें 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उठाया तो इसलिए उसको बोल देते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शंस पे कैसे होता है। तो टेम्परेचर जो है उसको मार्क किया जाता है एज ए इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि फॉर मोस्ट ज़्यादातर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। वो डबल कब हो जाता है, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दोगे टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, डबल हो जाता है। उसके बाद क्या कारण होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, तेजी से भागने लग जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। और फिर अगर तेजी से वो हिलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब टकराना भी शुरू कर देंगे, यानी कोलिशन, टकराव बढ़ जाएगा। और अगर वो नंबर ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से जिसको Z से डिनोट किया जाता है कोलिशन फ्रीक्वेंसी, मतलब टकराने की फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ जाती है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि Z जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के हमेशा। तो फर्दर अगर हम पाएँ कि अगर 10 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर में तो कोलिशन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ 2% या 1.016 टाइम्स इतना बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअली रेट इंक्रीज हो जाता है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स याद रखना है, 3% और ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। बस याद रखो अगर 10 डिग्री राइज टेम्परेचर में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, 3 के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसीलिए बड़ा इंक्रीज जब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ कोलिशन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने की वजह से नहीं होता, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें इफेक्टिव कोलिशंस कितने हैं। इफेक्टिव मतलब हर टकराने का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाएगी, उसमें से असर कौन सी डाल रही है वो वाला चीज़ उठाते हैं जिससे हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी जो अभी समझाया है, दोनों में डिफरेंसेस याद कर लेने हैं और होता क्या है दोनों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स जिसमें एटम्स जो है अगर वीक बॉन्ड्स होगा
अगर वीक बॉन्ड्स है तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही फास्टर रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते रहेगा। और अगर तुम्हारा दिल करेगा कि मैं प्रोडक्ट वाला साइड जो है उधर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाता हूँ और डालता हूँ प्रोडक्ट, तो उतना ही जल्दी जल्दी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना शुरू हो जाता है। मतलब जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस तरफ से दूसरे साइड में रिएक्शन शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जिसको तुमने इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ा है, तो उसमें क्या होता था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको तुमने बफर सॉल्यूशन में पढ़ा था। बफर सॉल्यूशन होता क्या है, मान लो कोई भी अगर मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो अगर तुम कोशिश करोगे रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, उतना ही जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनते जाएगा। तो वो करना क्या चाह रहा होता है, एक्चुअली वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आना चाह रहा होता है। तो इसीलिए अगर मान लो दोनों तरफ 10, अगर मान लो मैं दोनों तरफ 10 किलो और 10 किलो है, 10 किलो रिएक्टेंट 10 किलो प्रोडक्ट, अगर तुमने बोला कि मैं तो 2 किलो और डाल देता हूँ रिएक्टेंट साइड में, तो 2 किलो जैसे तुमने डाला तो 12 किलो हो गया और वहाँ 10 किलो ही था, तो तुरंत क्या होगा, रिएक्टेंट से 1 किलो शिफ्ट होकर राइट चले जाएगा, क्योंकि फिर अगेन कितना हो जाएगा, 11 किलो हो जाएगा। तो मतलब दोबारा मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हर रिएक्शन ये कोशिश कर रहा होता है दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो उसी को उसने कह दिया था क्या, बफर सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है ये चेंज कर देता है रेट, लेकिन रेट जो चेंज करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं करता है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा साथ साथ में, ठीक है। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से, तो टेम्परेचर के बारे में तो अभी बात करके हम हटे ही हैं कि अगर 10 डिग्री अगर राइज कर रहे हो टेम्परेचर पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट की। तो कुछ रिएक्शंस जो है वो डार्क में नहीं होते बल्कि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराओगे तो HCl बन जाता है, पर ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही हो सकता है। इसलिए कई तुमने देखा होगा, कई बहुत सारे जो होते हैं बेटा दवाइयाँ होती हैं वो डार्क बॉटल्स में आती हैं, क्योंकि अगर उसको सनलाइट में अगर ट्रांसपेरेंट अगर बोटल्स होंगी तो सनलाइट तुरंत हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए कुछ जो हैं उनको रिएक्ट होने के लिए सनलाइट चाहिए होता है और कुछ जो चीज़ें हैं उनको रिएक्ट करने के लिए नहीं चाहिए होता है,